बच्चों ये है हमारा लेक्चर 197। चैप्टर का नाम है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। ठीक है, सो हम कर रहे थे आपके हिस्ट्री में चैप्टर वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। वो हमने काफ़ी पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 197। सो उसी समय पे हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो आदिवासी लोग हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं, उनके लिए स्कूल्स खुलवाए। At the same time, the poor began leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities. तो उसी समय जो गरीब लोग थे वो विलेजेस छोड़ने लगे, गांव छोड़ छोड़ के कहाँ जाने लगे, सिटीज़ में जाने लगे जॉब्स की तलाश में। उनके लिए फैक्ट्रीज में काम होता था और जॉब्स होता था म्यूनिसिपालिटियों में, ये गांव वालों के लिए। इसके बाद जो मतलब गटर वगैरह सिटीज़ में गटर बनाने का काम, खड्डे खोदने का काम और बिल्डिंगें बनाने का काम, सफाइयों का काम, सो ये गांव के लोग आके मतलब ये काम उनको मिलते थे। और कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सुवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पालकियाँ उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ये सब लोग मतलब शहरों में जाके ये काम करते थे। सो पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, ज़्यादातर ये लोग लो कास्ट के होते थे। बिगेन मूविंग टू सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। सो ये लोग शहरों की तरफ जाने लगे क्योंकि वहाँ जो है लेबर के लिए डिमांड था। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन, काफ़ी बागानों में भी काम करते थे। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया। ठीक है, सो कुछ बागानों भी काम करने लगे, असम के, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया में भी जाने लगे। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड। सो नई जगह पे काम करना बहुत ही हार्ड होता था। पर जो गरीब थे, जो कम जात के लोग थे, उनको लगता था कि भाई अपर कास्ट वैसे भी हमें परेशान ही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हमको कम से कम यहाँ कास्ट के लिए हिसाब से भेदभाव तो नहीं है हमारे साथ। तो ये असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, इंडोनेशिया में जो लो कास्ट पीपल थे वो जाके काम करने लगे। भले वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, पर उनको लगता था कि इंडिया में जो अपर कास्ट लोग हमको हैरान करते, ह्यूमिलिएट करते, परेशान करते, उससे तो हमको शांति है। सो ये लोग वहाँ जाते थे। ठीक है, और भी इनके काम होते थे, जैसे आर्मी। आर्मी इनको घड़ी घड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देती थी, नए नए मौके देती थी। और जो माहर पीपल थे, माहर पीपल भी एक लो कास्ट थी। माहर पीपल अनटचेबल माने जाते थे। अनटचेबल मतलब अछूत। उनको माहर रेजिमेंट में काम मिला। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। B.R. अम्बेडकर के पिता, B.R. अम्बेडकर खुद एक माहर कास्ट के थे, तो उनके जो पिता थे वो एजुकेटेड थे। उनके पिता लीडर थे पूरे दलित मूवमेंट के, और उनके पिता एक आर्मी स्कूल में टीचर थे। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। मतलब इसलिए B.R. अम्बेडकर उनके पिता ही इतने ज़्यादा एजुकेटेड थे, तो वो भी बहुत बड़े आदमी बने, B.R. अम्बेडकर। डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब इस इक्वालिटी और जस्टिस के लिए डिमांड होने लगी समाज में। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice. जैसे जैसे 19th century आगे बढ़ी, जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उन्होंने मूवमेंट्स चालू करे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो जाति का भेदभाव है उसके खिलाफ उन्होंने जो है वो चालू किए, आंदोलन चालू किए, और उन्होंने सोशल इक्वालिटी और जस्टिस मांगा। एक मूवमेंट चला सेंट्रल इंडिया में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि औरतों की हालत कैसे अच्छी हुई। अब हम देख रहे हैं कास्ट में मतलब जो ये जातिवाद था वो कैसे कम हुआ हमारे समाज में। सेंट्रल इंडिया का जो सतनामी मूवमेंट था वो घासीदास ने फाइंड किया था। वो कहाँ काम करते थे, वो चमड़ा बनाने वालों के यहाँ काम करते थे। उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया, मतलब जो चमड़ा बनाते थे उन लोगों को भी कम नज़रों से देखा जाता था। उन्होंने भी सोशल स्टेटस अपना, मतलब जो उनका सामाजिक स्तर था उसको सुधारने के लिए सतनामी मूवमेंट चालू किया। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास। क्या नाम था? घासीदास,
हु वर्कड फॉर द अमंग द लेदर वर्कर्स, वो लेदर वर्कर्स के लिए काम करते थे और उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि उनका सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो सके। ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर मतुआ थे। हरिदास ठाकुर्स मतुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाला कल्टीवेटर्स, एक और कल्टीवेटर्स थे, चंडाल कल्टीवेटर्स। सो ईस्टर्न बंगाल में हरिदास ठाकुर की मतुआ सेक्ट, हरिदास ठाकुर थे, उनकी जो जाति थी मतुआ, वो लोग वो लोग किनकी भलाई के लिए काम करने लगे, वो लोग चंडाल कल्टीवेटर्स के लिए, मतलब उनकी भी हालत खराब थी तो उनके लिए काम करने लगे। हरिदास ठाकुर, देखो नाम देखो कैसे हैं, घासीदास सतनामी मूवमेंट वाले, लेदर वर्कर्स के लिए काम किया। हरिदास ठाकुर की मतुआ सेक्ट ने चंडाल कल्टीवेटर्स के लिए काम किया। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, जो ब्राह्मणों की किताबें थी जो वर्णों में डिवाइड करती है सोसाइटी को, उन्होंने उस पर सवाल उठाया कि ये कैसी किताबें जो सोसाइटी में भेदभाव लाती हैं। इन व्हाट इज caste system, in what is present day Kerala, Guru from Izava caste Sri Narayan Guru proclaimed the ideals of for his people. So केरला के गुरु थे जो कि इजावा कास्ट के थे। कास्ट के नाम देखो, केरला की एक कास्ट है। सो केरला अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। सो नारायण गुरु ने यूनिटी के लिए बोला अपने लोगों को। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंस, वो सवाल करते थे कि लोगों को जाति के हिसाब से भेदभाव क्यों होता है। वन ऑफ हिज ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, सो वन ऑफ हिज ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज ओरु जाति ओरु मातम ओरु दैवम मनुष्यानु। क्या बोलते थे नारायण गुरु बोलते थे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड, कि एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही भगवान है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए एक ही धर्म है। ऑल दी सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग्स्ट देम। ये सारे जो लोग थे ये कहाँ से आते थे, वो ये ब्राह्मण नहीं थे। ऑब्वियसली ये अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे तो ये कहाँ से ब्राह्मण होंगे। सो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भाई ये चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं कास्ट के बेसिस पे, उसको कम करें या उसको बंद करें, और वो अपनी जाति वालों में एक इज्जत की भावना ला रहे थे, क्योंकि ऊंची जात वालों ने इतना ज़्यादा उनको परेशान करके रखा था, छोटी जात वालों को उनके साथ भेदभाव करके, कि वो लोग खुद को छोटा ही समझने लगे थे। मतलब उनका सेल्फ एस्टीम, जो खुद की इज्जत होती है उनकी, वो भी चली गई थी। उनको लगता था हम यही करने पैदा हुए हैं। पर ये सारे गुरु कौन कौन, घासीदास हैं और फिर हरिदास ठाकुर, नारायण गुरु, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो इन्हीं कास्ट के थे। उन्होंने लोगों को झिंझोड़ा कि नहीं, सब एक हैं, ये कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है। मतलब ये लोगों समझाने की कोशिश की। पेज नंबर 103। सो गुलामगिरी क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग्स द लोकल कास्ट लीडर्स वॉज ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले लो कास्ट लीडर्स में सबसे ज़्यादा बोलने वाले एक लीडर थे। बहुत फेमस लो कास्ट लीडर्स में सबसे फेमस थे ज्योतिराव फूले। ये 1827 में बॉर्न हुए थे और वो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में पढ़े थे। On growing up, he developed his own ideas about the injustices of caste society. He set out to attack Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. वो ब्राह्मणों की जो मेंटेलिटी है, ब्राह्मण क्या बोलते थे कि हम सबसे ऊंचे हैं क्योंकि हम लोग आर्यन हैं। तो उन्होंने इस बात को चैलेंज किया। मतलब फूले जो खुद लो कास्ट के थे, उन्होंने ब्राह्मणों की इस बात को चैलेंज किया। Phule argued that Aryans were foreigners who came from outside the sub and defeated and subjugated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans. As the Aryans established their dominance, they began look at the defeated as inferior as low caste people. फूले क्या समझाते हैं? फूले ब्राह्मणों को बोलते थे कि तुम कह रहे हो हम आर्यंस हैं, पर आर्यंस तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे। आर्यंस बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ की भोली भाली जनता को, इंडिया को हराया आके।
हरा के फिर वो राज करने लगे। और क्योंकि वो लोग हार गए थे, इंडियंस हारे थे, तो तुम लोगों ने ऐसा दिखाया कि तुम अपर कास्ट हो, वो लोअर कास्ट है, तुम तो फॉरेनर्स हो। भाई तुम ब्राह्मण आर्यंस हैं ना, तो तुम तो आर्यंस, तो लोग, तुम लोग इंडिया के भी नहीं हो, और तुम लोग क्योंकि हराने में कामयाब हो गए इंडियंस को, इसलिए तुम खुद को अपर कास्ट समझा रहे हो। मतलब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया, ये लॉजिक रखा। According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low caste. फूले के हिसाब से अपर कास्ट के लोगों का हमारी ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो इंडियंस हैं ही नहीं, वो तो फॉरेनर्स हैं। और सही मायने में यहाँ पे रहने वाले जो रिस्पेक्टेड पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, जो जिनको लो कास्ट ये लोग कहते हैं, उनका है ये सब। भाई जिनको तुम लो कास्ट कहते हो, एक्चुअली में ये ज़मीन जायदाद उनकी है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने छीन ली थी बाहर से आके। फूले claimed that before Aryan rule there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. He proposed that Shudras and Ati Shudras should unite to challenge caste discrimination. The Satya Shodhak Samaj, an association of Phule founded, propagated caste equality. फूले क्या बताते हैं? फूले बोलते हैं कि ये जो आर्यन रूल था, मतलब ये जो तुम लोग आए हो, आर्यन रूल से पहले हमारी जो इंडिया था वहाँ गोल्डन एज, हमारी इंडिया में गोल्डन एज था। गोल्डन एज मतलब स्वर्ण काल, मतलब बहुत अच्छा टाइम था, जब वारियर पीजेंट्स, जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, वो लड़ाके भी होते थे, फार्मर्स भी होते थे, वो जो है लैंड की खुदाई करते थे, और वो लोग ही, मतलब वारियर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे, वो लोग रूल भी करते थे मराठाओं पे, और वो लोग, और फेयर, जस्ट और फेयर, रूल बिना भेदभाव के करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। उन्होंने क्या बोला? ही प्रपोज्ड दैट शूद्रास लेबरिंग कास्ट, मतलब शूद्रास लेबरिंग कास्ट, जो लेबर काम करते हैं उन्हें शूद्र कहते हैं, एंड अति शूद्र अनटचेबल, जिन्हें अछूत कहा जाता है, वो, मतलब ये जो दोनों लो कास्ट हैं ये एक हो जाए। शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो जाति के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है सबके साथ, उसके लिए ये लोग एक हो जाएं और इनसे लड़ें, ब्राह्मणों से। द सत्य शोधक समाज, इन्होंने कौन सी एसोसिएशन ढूंढी? सत्य शोधक समाज, संस्था का नाम सत्य शोधक समाज। एन एसोसिएशन फूले फाउंडेड, प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। सो सत्य शोधक समाज एक एसोसिएशन थी जो फूले ने ढूंढी थी, और उन्होंने कास्ट इक्वालिटी को उसमें फैलाया। 1873 में फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। अब आई, ये केबीसी का भी क्वेश्चन हो सकता है। इन 1873 फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. 1873 में फूले ने जो किताब लिखी गुलामगिरी, उस किताब में उन्होंने क्या दिखाया? उसमें उन्होंने बताया कि 10 साल पहले अमेरिका में भी इसी तरह से सिविल वॉर हुई थी, लोगों में दंगे हुए थे, और उससे जो अमेरिका में स्लेवरी बंद हो गई थी, अमेरिका में गुलामी बंद हुई थी। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स। फूले ने ये किताब किनको समर्पित की? गुलामगिरी, उन सारे अमेरिकन्स को जिन्होंने फाइटिंग की गुलामों को छुड़ाने के लिए। दस एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशंस ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। मतलब इंडिया में जो लो कास्ट लोगों का, उन्होंने मतलब लोअर कास्ट इंडियंस को और काले अमेरिकन्स को, जो काले गुलाम थे अमेरिका के, उनको कंपेयर किया था। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिखाता है, फूले ने अपना पूरा कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब फूले ने ये पूरा कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि ये जो जितने भी इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ, मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of low caste. उनको सब उन लोगों से दया थी। किस किस पे दया थी? He was concerned, उनको मतलब उनकी सोच, मतलब वो सोचते थे किन किन के बारे में?
प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमन, मतलब जो अपर कास्ट औरतें हैं, ऊंची जाति की औरतें हैं, उनकी कंडीशन के बारे में सोचते थे। लेबरर, जो लेबरर कास्ट है, उनकी दुखों के बारे में सोचते थे। और लो कास्ट की जो बेइज्जती की जाती है उनके बारे में सोचते थे। The movement for caste system was continued in the 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in the South. So ये जो ज्योतिराव फूले ये जो चालू करके गए थे मूवमेंट, ये मूवमेंट आगे भी बढ़ता रहा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वेस्ट में और E.V. रामास्वामी नायकर थे साउथ में। तो ये लोग ये दलितों के मूवमेंट को आगे बढ़ाते गए। अब है हु कुड एंटर टेम्पल्स, मंदिरों में कौन कौन आ सकता है। अंबेडकर एक महार फैमिली के थे। एज अ चाइल्ड ही बचपन से ही उन्होंने कास्ट का भेदभाव देख लिया था, क्योंकि वो खुद दलित फैमिली, महार कास्ट लो कास्ट थी। सो जब वो खुद ऐसे परिवार से थे तो उनको पता था कितना भेदभाव है चारों तरफ। बचपन से उनके साथ भेदभाव होता था। स्कूल में उनको क्लास के बाहर बिठाया जाता था जमीन पे। उनको स्कूल के नलों से पानी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल के बाद उनको, जब स्कूल ख़त्म करने के बाद उनको यूएस जाने का मौका मिला हायर स्टडीज़ के लिए। फिर मतलब जब यूएस के आगे पढ़ने के लिए, तो जब वो वापस आए इंडिया में 1919 में, उन्होंने समाज में अपर कास्ट के पावर के बारे में बहुत लिखा, क्योंकि वो यूएस से पढ़ के आए। अब मतलब ऑब्वियसली हाईली एजुकेटेड हो गए। अब आके उन्होंने इंडिया में अपर कास्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये कौन सा मूवमेंट था? इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड, जिसमें उनके सारे महार कास्ट के लोगों ने हिस्सा लिया। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज व्हेन द दलित्स यूज वाटर फ्रॉम टेम्पल टैंक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किया। और इस मूवमेंट में पहले क्या था, मतलब कि आप मंदिरों में नहीं आ सकते हो, जहाँ अपर कास्ट के लोग आते हैं उन मंदिरों में नहीं आ सकते हो, आप मंदिर का पानी नहीं पी सकते हो। तो जो ब्राह्मण साधु थे, उनको गुस्सा आ गया कि ये सारे दलित मंदिरों का आके पानी पी के जा रहे हैं। अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री। तो मंदिरों में एंट्री के लिए 3 मूवमेंट्स चलाए। अंबेडकर लेड दीज 3 मूवमेंट्स फॉर टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 एंड 1935। ठीक है। सो 1927 और 1935 में उन्होंने 3 मूवमेंट्स किए टेम्पल एंट्री के। His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within the society। वो चाहते थे कि हर कोई देखे कि कितना ज़्यादा भेदभाव है इस सोसाइटी में, मतलब मंदिर तक में घुसने नहीं दिया जाता दलितों को। सो इन्होंने उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट, रिवॉल्यूशन चलाए। ठीक है। अभी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था? ये देखो, टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने चलाया? B.R. अम्बेडकर ने। अभी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट देखें। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट क्या था? ये सारे नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे जिनको केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किसने चालू किया था? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट उन सब लोगों ने चालू किया था जो एजुकेटेड थे, वेल्दी थे और इन्फ्लुएंस्ड थे। They argued that Brahmins were heir of Aryan invaders from north, who had conquered southern lands from the original inhabitants, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahminical claims to power। अब इन्होंने भी ब्राह्मणों को क्वेश्चन किया। ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्यन के वंशज हैं। जैसे कि आगे भी बोला था ज्योतिराव फूले ने कि ब्राह्मण आर्यनों के ही वंशज हैं और इन्होंने आके ज़बरदस्ती साउथ इंडिया की ज़मीनें हड़प ली हैं। जबकि साउथ इंडिया की ज़मीनें किनकी हैं? ड्रेविडियंस की हैं, ड्रेविड्स की हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ हमारा आप ब्राह्मणों के जो आप बोलते हो ब्राह्मण पावरफुल है, तो आपका कोई पावर है ही नहीं, आपका कोई लैंड है ही नहीं। ठीक है। सो द नॉन ब्राह्मण, द इनिशिएटिव केम फ्रॉम दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड अक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस।
तो इस मूवमेंट के भी एक थे नेता ईवी रामास्वामी नेकर या पेरियर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ईवी रामास्वामी नेकर या पेरियर एज ही वॉज कॉल्ड केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। सो ईवी रामास्वामी नेकर एक मिडिल क्लास फैमिली के थे और इंटरेस्टिंगली वो पहले साधु थे, ठीक है। फिर उन्होंने संस्कृत पढ़ी हुई थी सारी। सो वो कांग्रेस के नेता बन गए आगे जाके कि जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा भेदभाव चलता है। उन्होंने देखा कि इतने भेदभाव चल रहा है कि जो ऊंचे अपर कास्ट नेताओं को लोअर कास्ट नेताओं से दूर बिठाया गया, मतलब पॉलिटिक्स में भी भेदभाव। Convinced that untouchables had to fight for their Perrier found the self-respect movement। अब पेरियर को लगा कि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों के साथ क्या करते होंगे। सो पेरियर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब इज्जत, ठीक है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्म इज्जत। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। उन्होंने बोला, इन्होंने भी यही बात बोली। क्या बोला पेरियर ने? इनका नाम क्या था? ईवी रामास्वामी नेकर या पेरियर। तो पेरियर ने क्या बोला? He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि हम जो अछूत हैं, हम लोग ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के हम लोग वंशज हैं और ब्राह्मणों ने उनको हथिया लिया है, ब्राह्मणों ने उनकी ज़मीनें हथिया ली हैं। He felt that all religion authorities saw social divisions and inequality as God given। उन्होंने क्या बोला कि सारे रिलीजियस अथॉरिटीज़ में सोशल डिविजन्स, he felt that all religious authorities saw social divisions and equality as God given। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है ये भेदभाव भगवान ने दिया है। मतलब ये ऐसी सोच थी समाज की कि ये भगवान ने किया है। Untouchables had to free themselves therefore from all religions in order to achieve social equality। उनका मान था जो ये अछूत हैं वो अपने आप को हर धर्म से अलग कर दें, कोई धर्म अपनाए ही नहीं अगर उनको इन सब से बाहर निकलना है। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवद गीता एंड द रामायण। पेरियर हिंदी जो साहित्य है उसके बारे में, उसके खिलाफ भी बोलते थे। किस किस के? पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मतलब ओपनली खिलाफ बोलते थे हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवद गीता एंड द रामायण, ठीक है। सो पेरियर इन सब के खिलाफ बोलते थे। ही सेड दैट दिस टेक्स्ट had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women। उनको लगता था कि कोड्स ऑफ मनु, भगवद गीता, रामायण, इन किताबों में खाली ब्राह्मण ऊंचे और लोअर कास्ट नीची, आदमी ऊपर, औरतें नीचे, बस यही दिखाया गया है। These assertions did not go unchallenged। The forceful speeches, writings and movement of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। So ये सब जो उन्होंने बोला ये सारा सीरियसली लिया गया। The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। सो ये सारी जो उनकी सोचें थी, सब ने वो स्पीचेस देते थे, लिखते थे, लोअर कास्ट लीडर्स सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभास एंड भरत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ, एसोसिएशंस लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल। अब ब्राह्मण भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, तो इन लोगों ने भी अपनी संस्थाएं खोल दी। कौन कौन सी संस्थाएं खोली? ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी मतलब एकदम रूढ़ हिंदू, रूढ़वादी, एकदम पुरानी सोच वाले जो हिंदूज थे, उन्होंने सनातन धर्म सभा खोली
भारत धर्म महामंडल खोला नॉर्थ में, एसोसिएशंस लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल खोला, मतलब ये सारी संस्थाएं इन्होंने खोल दी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वॉज टू अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शंस, इनका ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब ये संस्थाएं क्या चाहती थी कि जो कास्ट में भेदभाव है वो रहे, जो हिंदुओं ने कास्ट में भेदभाव दिया है वो रहे, और वो हमारे जो पुराण है, हमारा साहित्य है, हमारे जो बुक्स हैं वो ही उसको बताते हैं। आप रामायण में देखो, शबरी को कहा जाता है ना, शबरी भाई एक लो कास्ट औरत थी और राम ने शबरी के जूठे पैर खाए। सो ये हमारे पुराणों में दिखाया गया है, उच्च जात नीच जात ये सब दिखाया गया है। मतलब ये जो जाति में भेदभाव है वो कहते थे वो हिंदू की जान है, हिंदुइज्म की जान है, और ये हमारे साहित्य में दिखाया गया है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स ओवर कास्ट कंटिन्यूड बियॉन्ड द कॉलोनियल पीरियड एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन आवर टाइम्स। अभी भी ये चीज़ें चलती हैं आज तक। कॉलोनियल टाइम पे भी ये सब सोचा जाता था, अभी भी सोचा जाता है, अभी तक ये सारे डिस्कशंस चल ही रहे हैं। ठीक है, सो ये सारा चैप्टर हमारा किसके बारे में था? सो दिस होल चैप्टर वॉज अबाउट वुमेन रिफॉर्म। पहले हिस्से में पढ़ा कि औरतों ने कैसे मूवमेंट चलाया, खुद को कैसे फ्री किया, और इसके बाद कास्ट में भी किन किन नेताओं ने खुद को फ्री किया, मतलब अपनी कास्ट को फ्री कराया ये सारे भेदभाव से। सो विद दिस हमारा चैप्टर वुमन, कास्ट एंड रिफॉर्म यहीं पूरा होता है। जो भी पॉइंट्स टिक कराए हैं, राइट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।